खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रमुख सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर दी जानकारी। उन्होंने बताया है कि उत्तराखंड की विकास दर बढ़ी है, जिसमें 6.61% को बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय औसत 6.4% है। विकास दर के साथ ही सकल घरेलू उत्पाद भी बढ़ा है। प्रमुख सचिव नियोजन ने कहा है कि 2023-24 के 3,32,000 करोड़ से बढ़कर 3,78,000 करोड़ अनुमानित है। इसके अलावा लोक प्रशासन एवं अन्य सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक 13.58% की ग्रोथ भी हुई है। पहली बार फिशरीज में 9.39% की भी ग्रोथ रिकॉर्ड हुई है। उत्तराखंड की जीडीपी में सर्वाधिक 46.02% भागीदारी सर्विस सेक्टर की है और ऐसे में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भी राष्ट्रीय औसत से अधिक हो गई है। बताया जा रहा है कि 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय 2,46,000 थी, जो कि बढ़कर 2,74,000 हो गई है। नेशनल की 2,01,162 रुपये है। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट को उत्तराखंड विधानसभा में पटल पर भी रखा जाएगा। अच्छा, ये ग्रोथ रेट मुख्य रूप से किस क्षेत्रों में आई है? तो ये लोक प्रशासन एवं अन्य सेवा, इसमें 13% की वृद्धि हुई है, 13.58। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 12.08% की वृद्धि हुई है। तीसरा जो सबसे ज़्यादा वृद्धि है, एक बड़ा सरप्राइजिंग सेक्टर है, 12.08%। मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में बोल रहा हूँ। जो सबसे ज़्यादा आया है वो लोक प्रशासन वाला है, वो 13.58 है। उसके बाद सेकंड में आता है कंस्ट्रक्शन, निर्माण उद्योग, उसमें 12.08% आया है। तीसरा सेक्टर बड़ा सरप्राइजिंग सेक्टर है, फिशरीज, 9.39% की वृद्धि इसमें हुई है। हाँ हाँ बेस नीचे रहा होगा ना, हाँ, तो बेस नीचे रहने से भी फर्क होता है, लेकिन ये है कि फिशरीज में ग्राउंड पे काफ़ी काम हो रहा है, उसको इंडिकेट करता है। और चौथे नंबर पर है रेलवे का 9.04%। ये मुख्य रूप से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन नेटवर्क का होगा। परिवहन एवं संचार सेवाएं, इसमें 8.64% की वृद्धि हुई है। 8.64%। हाँ, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन दोनों, संचार भी। उसके अगले नंबर है खनन एवं उत्खनन, माइनिंग, ये 7.5% की वृद्धि हुई है। उसके बाद नेक्स्ट में आता है फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें बैंकिंग वगैरह इंक्लूडेड है। 7.5% वृद्धि, मैं केवल वृद्धि दर की बात कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट नहीं। और देन वित्त सेवाएं में 6.78%। ये इसकी जो मुख्य रूप से अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले सेक्टर्स की बात कर रहे हैं। अगर हम सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो हमारा प्राइमरी सेक्टर में कंट्रीब्यूशन 9.34%, मतलब ये टोटल इकोनॉमी में सेक्टर वाइज कितना कंट्रीब्यूशन किया है, 9.34% प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में ना, जीडीपी में। और सेकेंडरी सेक्टर का 44.65% कंट्रीब्यूशन है, 44.65। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड दोनों आते हैं, व्यापार और आपका निर्माण भी आता है, कंस्ट्रक्शन भी आता है। और देन टर्शियरी सेक्टर जो कि मेनली सर्विस सेक्टर है, ये 46.02%। इस तरीके से सर्विसेज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है जीडीपी में। हाँ, एग्रीकल्चर माइनिंग इंक्लूड होता है प्राइमरी सेक्टर में। एग्रीकल्चर भी, माइनिंग भी, फॉरेस्ट्री भी, ये प्राइमरी सेक्टर में। तो
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पर कैपिटा इनकम, हमारा प्रति व्यक्ति आय, ये कहाँ स्टैंड करते हैं अभी। 23-24 में हमारा 2,46,000 करोड़, सॉरी 2,46,000 रुपये, 2,46,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय एनुअल इनकम। और ये 24-25 में 2,74,000, 2,74,000। तो इस तरीके से 11.33% की वृद्धि हुई है प्रति व्यक्ति आय में। इसको अगर मैं नेशनल लेवल के सिनारियो में कंपेयर करूं तो नेशनल लेवल में 23-24 में था 1,84,000, 1,84,000, और ये 24-25 में बन गया 2,01,62 रुपये, मतलब 8.7% की ग्रोथ थी। तो हम एब्सोल्यूट नंबर में भी और वृद्धि दर में भी, दोनों में हम राष्ट्रीय लेवल से ऊपर हैं पर कैपिटा इनकम को लेकर के। अभी मैं इतना ही शेयर करूंगा, बाकी तो विधानसभा में जब सबमिट होगा तो आपको ब्रीफ सर्कुलेट की जाएगी, और क्योंकि वो थोड़ा सा उचित नहीं है कि बहुत बारीकी में मैं यहाँ पर मैं मोटे फिगर्स पे बात करना उचित समझा। अगले साल से हम लोग ये करेंगे, थोड़ा प्रोसीजर को डिफरेंट। प्रदेश में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर को लेकर ऊर्जा प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया है कि स्मार्ट मीटर को प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया है। प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर कई सारी गलतफहमी आम लोगों में देखने को मिल रही है, जिसको देखते हुए प्रमुख सचिव ऊर्जा ने कहा है कि स्मार्ट मीटर के लगने से उपभोक्ताओं को काफी लाभ होगा। जिस तरह से पुराने मीटर में रीडिंग गलत आने की शिकायत होती थी, स्मार्ट मीटर लगने के बाद शिकायत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और मोबाइल ऐप के जरिए उपभोक्ता हर दिन अपनी बिजली की खपत को चेक कर सकते हैं। साथ ही बिजली की लाइन में फॉल्ट आने की सूचना विभाग को खुद मिल जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी प्रदेश में 15,88,000 उपभोक्ताओं के घर पर स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि कई प्रकार की भ्रांतियां हैं लोगों में स्मार्ट मीटर को लेकर के, ये क्यों लगाया जा रहा है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि ये नेशनल प्रोग्राम है, ये कोई स्टेट का प्रोग्राम नहीं है, और इस प्रोग्राम में राष्ट्रीय स्तर पर हर स्टेट में ये काम हो रहे हैं। कोई भी स्टेट ने अभी तक भारत सरकार से ये मना नहीं किया है कि हम स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे। भारत सरकार फंडिंग करते हैं इसको RDSS प्रोग्राम के माध्यम से, और सभी स्टेट्स इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और स्मार्ट मीटर हर स्टेट में लगाया जा रहा है। कोई स्टेट हमसे बहुत आगे है, कोई स्टेट हमसे बहुत पीछे है। किसी स्टेट में टेंडरिंग प्रोसेस अभी चल रहा है, किसी स्टेट में टेंडरिंग प्रोसेस बहुत पहले ख़त्म होकर के बहुत मीटर्स लगाए जा चुके हैं। तो हमारे अभी टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट होकर के जस्ट लगाना शुरू हुआ है, और इस वजह से कुछ भ्रांतियाँ उसको लेकर के आ जा रहे हैं। तो अब मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन इश्यू करूं। तो सबसे पहले तो ये स्मार्ट मीटर उपभोक्ता को कैसे फ़ायदेमंद होगा, मैं उस पॉइंट को बताना चाहता हूं। अभी आप UPCL के तो ग्रीवेंस रेड्रेसल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसको देख लीजिए, या आप CM हेल्पलाइन देख लीजिए, या कहीं पर हम लोग कैंप लगाते हैं उसमें चेक कर लीजिए। सबसे ज़्यादा जो शिकायत आता है वो ये है कि मेरा मीटर रीडिंग गलत था, मेरे बहुत ज़्यादा बिल लगा दिए गए हैं, और उसमें एलिगेशंस भी लगते हैं। वो मीटर रीडिंग करने वाला आदमी ने ऐसे किया वैसे किया और हमसे पैसा मांग रहा था, ये सारे इश्यूज आते हैं। इस स्मार्ट मीटर को लगाने के बाद मानवीय हस्तक्षेप ज़ीरो हो जाएगा, और ये पूरे मैकेनाइज्ड तरीके से इसकी रीडिंग ली जाएगी, और उसकी वजह से जो मानवीय भूल भी हो सकता है, नेग्लिजेंस भी हो सकता है, या मानवीय मिसचीफ भी हो सकता है, ये दोनों चीज़ों की प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। और दूसरा, इसमें एक मोबाइल ऐप दिया जाएगा जो कंज्यूमर के मोबाइल में होगा।
उसमें आप रोज की खपत को देख सकते हैं। आपको अगर लगता है आप एक अपना प्लान लेके चल रहे हैं कि यार मैं अपने हाउस होल्ड के लिए मेरे इनकम के अकॉर्डिंगली इतने बिल मुझे देना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए, तो आपका कहीं बिल एक्सीड कर रहा है पर डे का, तो आप तुरंत मालूम पड़ जाएगा आप कहाँ कहाँ उसको कम कर सकते हैं। ये प्लान आप कर सकते हैं। तीसरा, अभी आज के डेट में कहीं पर कोई फॉल्ट आ गया है तो कंज्यूमर को कंप्लेंट करना पड़ता है। फॉल्ट का इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली ऑटो जनरेटेड चला जाएगा। कंज्यूमर, इंडिविजुअल कंज्यूमर हो या कोई पर्टिकुलर एरिया के अगर सप्लाई बाधित हो तो उसकी जानकारी तुरंत ही मिल जाएगी विभाग को, और विभाग उसको जल्दी एड्रेस करने की पोजीशन में आ जाएंगे। अगर आप सोलर लगाते हैं, सोलर रूफटॉप सोलर जो पीएम सूर्यघर योजना के तहत लगाते हैं, तो यही जो मीटर है ये आपका नेट मीटर का काम भी करेगा। आपने जितना सप्लाई किया है उसको माइनस कर लेगा, आपके बिल में उतना ही कमी आ जाएगी। आपके घर में कितने लोड चल रहे हैं ये आपको लगातार मिलेगा। तो बिजली बचत, ये पॉइंट मैं पहले भी बोल चुका हूँ। और पुराने मीटर को बदल करके स्मार्ट मीटर लगाते हैं तो उसमें कोई अतिरिक्त शुल्क चार्ज नहीं किया जाएगा। अब आते हैं इसमें प्रीपेड है या पोस्ट पेड है, जो मेन इश्यू है। ये अभी हम पोस्ट पेड में ही चला रहे हैं, तो किसी को ये शंका होने की ज़रूरत नहीं है कि ये प्रीपेड है। अभी ये भारत सरकार से हम लोग गाइडलाइन सीख कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने अभी सारे राज्यों को बता दिया है कि अभी आप शुरुआत में पोस्ट पेड ही इसको चलाइए। और केवल उत्तराखंड नहीं, अन्य राज्यों में भी पोस्ट पेड व्यवस्था में ही चलाया जा रहा है। तो इसलिए ये जो शंका है कि मैं जो है मुझे पहले ही बिल देना पड़ेगा, नहीं तो, और वो जैसे मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो जाता है तुरंत बंद हो जाता है, ऐसे बंद हो जाएगा, इस शंका की कोई स्कोप नहीं है। अभी इसको पोस्ट पेड में ही चलाया जाएगा। फिर बाद में भारत सरकार इवैल्यूएट करेगा उसको प्रीपेड में चेंज करना है नहीं करना है, करना है तो कब करना है। तो लेकिन अगर प्रीपेड में कोई उपभोक्ता अपने स्वेच्छा से करना चाहते हैं तो 4% विद्युत दरों में छूट का प्रावधान है। ये घरेलू उपभोक्ताओं के लिए। घरेलू उपभोक्ता के अलावा जो अन्य उपभोक्ता हैं, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल, उनको बिल में छूट होगी 4% टोटल बिल में। कब तक रहेगी हर बिल में? हर बिल। प्रदेश में लगने वाले बिजली के स्मार्ट मीटर को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा निर्देश दिया है। सीएम के निर्देश की जानकारी देते हुए प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया है कि आम लोगों से पहले मंत्री विधायकों के घर पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया है कि मंत्री विधायक के सरकारी आवास के साथ ही उनके निजी आवास पर भी स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं उन्हें जल्द दूर किया जाए। एक इंस्ट्रक्शन कल ही मुझे सीएम साहब का मिला था कि सभी मान्य मंत्रीगण, सभी मान्य विधायकगण, सभी अधिकारीगण, उसमें हर स्तर के अधिकारी होंगे, सबके सरकारी आवास के साथ साथ उनके निजी आवास में भी लगाया जाए। ये इंस्ट्रक्शन मैं ऑलरेडी एमडी को दे चुका हूँ। वैसे मेरे घर में मैंने लगाया है, प्रेस नोट भी जारी किया था, और एमडी के घर में भी लगा हुआ है, ऊर्जा यूपीसीएल के अधिकारियों के घर में लगा हुआ है, तो चीफ सेक्रेटरी मैडम के यहाँ लगा हुआ है, जो चेयरपर्सन भी हैं यूपीसीएल के। ठीक है, तो अब हम सारे मंत्रीगण, सारे विधायकगण सबके घर में लगाएंगे। निकाय चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस की हार की वजह को जानने के लिए 3 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया है। वही फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य डॉक्टर प्रेम बहुखंडी ने बताया है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी उन मामलों की जांच कर रही है जहां वोटर के मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है। उन्होंने बताया है कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां वोटर कई साल से एक जगह पर रह रहे हैं, लेकिन इस बार वोटर लिस्ट से उनके नाम को हटा दिया गया। उन्होंने बताया कि आखिर वोटर लिस्ट से अचानक उनका नाम क्यों गायब किया गया, हम ये ढूंढ रहे हैं कि नाम गायब करने के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है।
साथ ही लोगों से भी फॉर्म भरवाने का आग्रह किया गया है, जिससे कांग्रेस कमेटी फॉर्म को लेकर इलेक्शन कमीशन के पास जा सके। नहीं, ये कमेटी हार की समीक्षा के लिए एक दूसरी कमेटी बनी है। मैं जो है उस पर जो वोटर्स के फंडामेंटल राइट्स की बात है, जिन वोटर्स के वोट काटे गए हैं, जिन वोटर ने अपना वोट काटने के लिए अप्लाई नहीं किया, जो वोटर उसी एड्रेस पे पिछले 20-30 साल से 25 साल से रह रहा है और उसका वोट अचानक काट दिया गया। ये वोट काटना सिर्फ एक छोटी बात नहीं है कि उसका एक वोट कट गया, ये मामला है उसके फंडामेंटल राइट्स का, ये उसके जो संवैधानिक अधिकार हैं उनका मामला है। हम उसके लिए ढूंढ रहे हैं कि ऐसे क्यों काटा गया, कौन उसमें दोषी है, क्या बीएलओ दोषी है या उससे ऊपर वाला अधिकारी है। तो उस प्रोसेस को हम जांचने की कोशिश कर रहे हैं और जिन लोगों के वोट कटे हैं उनसे हम निवेदन कर रहे हैं, हमने एक फॉर्मेट डिजाइन किया है, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि इस फॉर्मेट में आप भर के दीजिए, इलेक्शन कमीशन में पिटीशन जमा कीजिए। ऐसी हम पिटीशन के लिए हमने अपने सारे ब्लॉक को और डिस्ट्रिक्ट्स को कह दिया है, जहाँ जहाँ निगम के चुनाव हुए हैं उनको कह दिया कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करो और उन लोगों को पिटीशन को लेकर हम पहले इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं और उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो हम इसको लेकर PIL करेंगे। उत्तराखंड जन विकास मंच ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वो 2 लेन अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों को न्याय दिलाने के लिए तुरंत कार्रवाई करें। संस्था के अध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने बताया है कि ये सोसाइटी पंजीकृत भी थी और निवेशकों से करोड़ों रुपए लेकर गायब भी हो गई। निवेशकों ने अपनी मेहनत की कमाई इस उम्मीद से लगाई थी कि उन्हें अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन कंपनी द्वारा पैसे न लौटाने से हजारों परिवार आर्थिक संकट में फंस गए हैं। उन्होंने बताया है कि इससे पहले भी सरकार को कई बार ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, जो ये क्रेडिट का काम भी और जो है लोन वगैरह जैसे बैंकिंग सेक्टर के हिसाब से कार्य कर रही थी, इसने लगभग जो है 29 सितंबर के आसपास जो है 29 अक्टूबर 2024 में इसके पोर्टल बंद हो गए और लगभग ये 500 से 700 करोड़ के आसपास का हमारा अप्रोक्सीमेट है कि ये घोटाला है। इसके संबंध में हर तहसील स्तर पे भी प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। अभी ऋषिकेश तहसील में भी हुआ है। आज जो है इसी क्रम में जो है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जो है कृषि मंत्री जो अपना ये जो अपने सहकारिता मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, उनको एक ज्ञापन प्रेषित किया जाना है माननीय मुख्यमंत्री जी को। इसमें जो इन्वेस्टर हैं, आपने देखा होगा, ये भोले भाले लोग हैं, खास करके हमारी मातृशक्ति, जो एक एक पैसे लोगों के जो है इन्होंने और अपना निवेश भी इसमें किया हुआ था। परेशान क्या हो रहे हैं कि मात्र वही लोग परेशान हो रहे हैं जो बिल्कुल एजेंट या छोटे उसमें कार्य कर रहे थे, जबकि मैनेजमेंट जो था या जो उसके CMD हैं और जो इसके चेयरपर्सन हैं और जो जितने डायरेक्टर्स लोग हैं और जो इससे संबंधित जो लोग रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है इसके, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके संबंध में जो है हमारी मांग ये रही है कि एक तो ED और जितनी कंसर्निंग जितनी भी एजेंसी हैं उन पे हम पत्राचार कर रहे हैं ताकि जो है जांच जो है सघन रूप से हो सके और इसमें CBI और ED इन्वॉल्व हो तो जो पैसा निवेशकों पैसा वापस। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले के कई गांवों में खड़िया खनन से आई दरारों के मामले का संज्ञान लिया है और पंजीकृत की गई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई भी की है, जहां कोर्ट ने 17 फरवरी को डिप्टी डायरेक्टर जियोलॉजिकल खनन इकाई को पेश होने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बागेश्वर जिले में 61 खड़िया खोदानों की जांच रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है, जिसमें बताया गया है कि हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने खड़िया खनन पर लगी कई बड़ी मशीनों को सीज कर दिया है और खदानों की निगरानी ड्रोन कैमरों से की जा रही है। स्वतः संज्ञान कोर्ट ने लिया है सोपस्टोन माइनिंग के जो एडवर्स इम्पैक्ट है उनका, उसके संबंध में आज भी सुनवाई हुई थी और इसमें कोर्ट के सामने एक रिपोर्ट पेश की गई थी राज्य सरकार की ओर से कि उनके द्वारा पिछले 25 दिनों में वहाँ पर जांच कराई गई थी 61 माइन की। तो उस रिपोर्ट के संबंध में कोर्ट ने जो उस जांच कमेटी के चेयरमैन हैं डिप्टी डायरेक्टर जियोलॉजी एंड माइनिंग यूनिट उत्तराखंड, उनको व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा है और कमेटी के जो अन्य मेंबर हैं जिसमें भारत सरकार के भी कुछ सदस्य हैं उनको वर्चुअली कोर्ट में अपीयर होने के लिए कहा है और सोमवार को इस मामले की अगली सुनवाई होगी।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के किच्छा नगर पालिका का आरक्षण तय होने के बाद भी चुनाव नहीं कराए जाने के मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 2 दिन में ये बताने को कहा है कि जब आरक्षण तय हो गया है तो चुनाव क्यों नहीं हुए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट को अवगत भी कराया है कि किच्छा नगर पालिका में पिछले 1.5 साल से प्रशासक के द्वारा ही समस्त कार्य किए जा रहे हैं। सभी नगर पालिकाओं का चुनाव हो चुका है, लेकिन किच्छा नगर पालिका का चुनाव अभी तक नहीं हो सका है। पूर्व में किच्छा में हाईकोर्ट के आदेशों के बाद नगर पालिका अध्यक्ष के लिए आरक्षण की प्रस्तावित अधिसूचना जारी कर दी गई थी आरक्षण की, लेकिन उसके बाद अभी तक चुनाव नहीं कराया गया, जो कि संविधान के प्राविधानों का और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है। इस मामले में याचिका दायर की गई थी कि वहाँ पर 1.5 साल का समय हो गया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा ही कार्य किया जा रहा है और चुनाव नहीं कराया गया है, जिसके बाद आज कोर्ट में राज्य सरकार ने 2 दिन का समय मांगा है ताकि कोर्ट को सूचित किया जा सके कि वहाँ चुनाव कब कराया जाएगा। कोर्ट ने इस पर प्रश्न पूछा है कि जब कोई विधिक बाधा नहीं है चुनाव कराने में, तो किच्छा में अभी तक चुनाव क्यों नहीं कराया गया। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। देहरादून में हल्की बारिश की शुरुआत से बदले मौसम के मिजाज ने ठंड बढ़ा दी है। बता दें कि मौसम विभाग ने इसको लेकर पूर्वानुमान जताया था कि देहरादून समेत 6 जिलों में हल्की बारिश की संभावना रहेगी, जबकि 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावनाएं भी जताई गई थी। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे और उसके बाद से बारिश भी शुरू हो चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उत्तराखंड के बदले मौसम के मिजाज ने सुबह से ही जो ठंडक है वो बढ़ा दी है और ऐसे में आप देख सकते हैं तो देहरादून समेत 6 जिलों में इसका पूर्वानुमान जताया गया था कि 6 ऐसे जिले होंगे जिनमें जो है बारिश होगी और इसमें देहरादून भी शामिल है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो चंपावत, पिथौरागढ़ और देहरादून, हरिद्वार कई ऐसे मैदानी इलाके भी हैं जिनमें जो है बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। वहीं अगर मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने 3000 से मीटर ऊपर के इलाकों में जो है बर्फबारी का भी अनुमान जताया है, जिससे ये माना जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में जिस तरह से ये मौसम रहने वाला है, इससे आने वाले कल में और ठंडक बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है और मौसम का मिजाज बदला है, तो ऐसे में लगातार जो है ठंडक बढ़ती जा रही है। हालांकि कुछ दिनों से मौसम जो है शुष्क बना हुआ था, लगातार जो है चिलचिलाती धूप जो है वो कहीं ना कहीं गर्मी का एहसास दिला रही थी, लेकिन जिस तरह से सुबह से मौसम का मिजाज बदला है उससे कहीं ना कहीं बारिश के बाद अब तो ठंडक भी महसूस होने लगी है और लोग भी अब घरों में दुबकने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बारिश हो रही है तो वहीं ठंड में भी इजाफा हुआ है। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में योगेश आर्य, HN न्यूज, देहरादून। और खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HN 24/7। नमस्कार।